अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्ट 2 को लेके वीडियो स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि पार्टनर्स कौन होते हैं, उनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनरशिप एक्ट में लायबिलिटीज में कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड फर्म कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 25 इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ अ फर्म। तो अंडर सेक्शन 25 में बोला जाता है कि इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनर लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म द सेम मस्ट हैव बीन डन व्हाइल ही वाज अ पार्टनर. The liability of the partner is both joint and several, so that the creditor may compel any or more of the partners to discharge a whole of the debts of the firm. जो फर्म का एक्ट है वही पार्टनर का एक्ट है, जो पार्टनर का एक्ट है वही फर्म का एक्ट है अंडर सेक्शन 25। अगर आपके 5 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई, और आपकी फर्म ने पार्टनर्स ने मिलके कोई लोन लिया था मिस्टर एफ से, तो मिस्टर एफ आपकी फर्म में किसी भी पार्टनर से परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा लोन रिपे करें। अब वो अकेले भी दे सकता है और सबके साथ मिलके भी दे सकता है। अकेले देगा तो क्या होगा, दूसरे पार्टी से उसको कंपनसेट करेंगे, इंडेमनीफाई करेंगे, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। सेकंड जो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर लॉन्ग wrongful acts of a partner. Again, whereby the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of firm, loss or injuries caused to any third party or any penalties incurred, the firm is liable to the same extent as the partner. अगर पार्टनर के किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से, ओमिशन से किसी थर्ड पार्टी को इंजरी पहुंचती है या उसको किसी भी किस्म की पेनल्टी लगती है, नुकसान होता है किसी भी किस्म का, तो उसको पे करने के लिए पूरी फर्म जो है लायबल है, जितना वो पार्टनर, क्योंकि वो उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपनी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जब लॉस हो गया है तो पूरी फर्म उसमें लायबल है। इन केस ऑफ फ्रॉड, सेकंड में चेंज कर रहे हैं, in case of fraud, although the firm is liable to the third party for loss caused to the third party by fraud committed by a partner, but as between partners, same must be borne by the partners committing the fraud and cannot be shared among all the partners under the section 26. तो सेक्शन 26 बोलते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में जो बात है वो एक बोनाफाइड केस की बात है कि जिसमें सामने वाली पार्टी को जो इंजरी पहुंची है वो किसी जबरदस्ती, किसी फ्रॉड की वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं पहुंची है, तो इसलिए पूरी फर्म लायबल है वो लॉस कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो एक यूजुअल बिजनेस यूजुअल बिजनेस एक्शन की वजह से हुआ था। लेकिन सेकंड में जो हो रहा है वो फ्रॉड कर रहा है, किसी फ्रॉड की वजह से। कोई एक पार्टनर था, बाकी पार्टनर्स को नहीं पता था, लेकिन उस पार्टनर ने थर्ड पार्टी को के साथ फ्रॉड करा, उसको लॉस बचाना। पूरी जो कंपनी है, सॉरी पूरी जो फर्म है, वो लायबल नहीं है इस लॉस को शेयर करने के लिए, तो जिसने फ्रॉड करा है वही लायबल है। लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it, or a firm in the course of its business receives money or property from a third party and the same is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm is liable to make good the loss. अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी में होते हुए कोई मनी रिसीव करी है किसी थर्ड पार्टी से, या प्रॉपर्टी रिसीव करी है, उसको कहीं और यूज करा है, बिजनेस में यूज नहीं करा, या पूरी फर्म ने मनी यूज करी है, फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टी यूज करी है उसको कहीं और, उसमें से किसी भी पार्टनर ने उसको कहीं और अप्लाई कर दिया, लाइक बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करा, जबकि वो किसी कस्टडी में थी फर्म की, तो फर्म लायबल है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसी पार्टनर से। इसको हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो फर्म की या जो आपके बिजनेस के इक्विपमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली आपके बिजनेस के लिए, आप उसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको उसकी कंपनसेशन करनी पड़ेगी, तो आपकी वो लायबिलिटी हो जाएगी अंडर 27 सेक्शन। नो सेक्शन 13 बोलता है कि लायबिलिटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलिंगफुल
विलफुल नेग्लेक्ट, अगर आपने जानबूझ के आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई लॉस इंकर्ड हुआ है फर्म को, बिजनेस को, तो ये every partner is under liability to indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect. तो उसको वो लॉस जो है फुलफिल करना पड़ेगा. Failure to perform a duty or to do something which the partner should have done इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब अगर आपको कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, किसी पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों ने ड्यूटीज डिसाइड कर ली थी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ए और बी ने तो परफॉर्म कर दी थी, सी नहीं कर सका था, जिसकी वजह से वो बिजनेस को लॉस हुए, फर्म को लॉस हुए. अब वो जो परफॉर्म नहीं कर सका था वो खुद उसने नहीं करा, एक विलफुल उसमें नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से उसने नहीं करा था, तो उसको उसकी कंपनसेशन करनी पड़ेगी फर्म को, एंड इट इज अंडर द सेक्शन 13. Non-liability to share loss. The partners are bound to contribute to the loss sustained by the firm. An agreement to share profit may imply an agreement to share losses also under the section 13. अगर एक नॉर्मल लॉस हुआ है आपका बिजनेस में, किसी भी वजह से आपके वेयर हाउस में आग लग गई, आपके तमाम इन्वेंट्रीज जल गई, तो ये वो चीजें जिसमें किसी एक पार्टनर का फॉल्ट नहीं है, तो इसमें सबको मिलके आपस में कंट्रीब्यूट करना है. तो जो रेशो आपका एक्चुअली डिसाइड हुआ है एग्रीमेंट में प्रॉफिट का, शेयरिंग का, तो उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ लॉस शेयर एज वेल. नो लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट. अगर अंडर सेक्शन 16 एंड सब पॉइंट ए it has been held that अगर कोई अपनी फर्म में रहते हुए खुद को पार्टनर, खुद को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव शो करते हुए कोई पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव करता है अपने ही फर्म के बिजनेस के नाम पे, अपनी ही पार्टनरशिप के नाम पे, तो उसको वो प्रॉफिट जो है, दूसरे पार्टनर जो हैं वो प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं और उसको वो प्रॉफिट पे करना पड़ेगा. 3 पार्टनर्स का बिजनेस है, आपकी कंसल्टेंसी का कोई भी काम आता है उसमें जो रेवेन्यू आते हैं तो तीनों में बराबर बराबर डिवाइड होता है. लेकिन मिस्टर ए बहुत तेज थे, उन्होंने किसी उनके पास जब कोई आया तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पास शाम में आके मिलूंगा और मैं आपका काम अलग से कर दूंगा, आप मुझे इतनी अमाउंट दे दिएगा. तो सीक्रेटली उन्होंने जाके वो अमाउंट कमा ली और अपने पार्टनर्स को नहीं बताया. लेकिन उनका ये जो एक्ट है, उनका ये जो काम है, ये सेम वही नेचर ऑफ बिजनेस है जो कि उनकी फर्म की है. तो उनको now he is liable to pay that amount to the firm according to the share of profit. और जो अगर दूसरे पार्टनर्स को पता चले तो वो भी क्लेम कर सकते हैं. लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस. वही बात है, अगर आपका कोई बिजनेस है फर्म का और अगर आप पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर वही बिजनेस करते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है उसमें से दूसरे पार्टनर्स भी क्लेम कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 16 सब पॉइंट ए, सॉरी सब पॉइंट बी. Now, relation of partners to third parties. First, he is the agent of the firm. A partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm under section 18. सिंपल सी बात है, हम पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो पार्टनर है वो एजेंट भी है, हो सकता है, और प्रिंसिपल भी हो सकता है. नो, इनकी अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी मतलब जो कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट, उसकी कितनी अथॉरिटी है कि वो उसके किस एक्ट की वजह से फर्म बाइंड हो जाएगी परफॉर्मेंस देने के लिए. इट इज कॉल्ड अथॉरिटी. तो अथॉरिटी जो है उसकी 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट एक्चुअल अथॉरिटी एंड सेकंड वन इज इम्प्लाइड अथॉरिटी. एक्चुअल अथॉरिटी अगर हम देखें तो एक्चुअल अथॉरिटी सिंपल सी बात है, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू मेक डिसीजंस फॉर द बिजनेस एंड एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस विद अदर पार्टीज may be specified in the partnership agreement. Since the partnership agreement is a contract, its terms are the terms of a contractual agreement between the partners. जो agreement हुआ है उसमें तमाम जो पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर दी गई हैं, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं. उसके हिसाब से वो जो भी एक्ट करेंगे उस फर्म बाउंड होगी उनके एक्ट के हिसाब से. This is called the actual authority. Now, what is implied authority? According to section 19, the act of a partner done by him as an agent of the firm in the course of a business of the firm. वो एक मतलब एज एन एजेंट परफॉर्म करेगा और बिजनेस के लिए करेगा, and in the name of the firm or in any other manner expressing an intention to bind the firm.
फर्म के नाम पे करेगा या उसकी कोई भी दूसरी मैनर होगी जिसमें इंटेंशन की होगी, वो जो भी एक्ट करेगा, अगर उससे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो फर्म को बाइंड करे। तो एन अथॉरिटी टू बाइंड अ फर्म इज नोन एज एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। सो फर्स्ट अथॉरिटी तो वो है जो डीड पे लिखा हुआ है कि ठीक है आप जाके किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो चला गया कॉन्ट्रैक्ट करने, लेकिन उसी के साथ उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो पर्सनल कैपेसिटी भी नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, फॉर as an agent, he is acting as an agent of the firm. Not this is an employed authority. So there are two types of authority. Now there are rights of